दोस्तों, क्या आप भी इंडिया के रोड्स में, हाईवेज में, पावर ग्रिड में इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या आप भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, कैसे आप इंडिया के हाईवेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया के पावर ग्रिड नेटवर्क में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न अपने लिए जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पहले म्यूचुअल फंड के बारे में समझा था कि कैसे बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं एक म्यूचुअल फंड को और वो फर्दर आगे उन पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उससे जो भी कमाई होती है उन लोगों में बांट दिया जाता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, हमने रीट्स के बारे में समझा था कि कैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत सारे लोगों से पैसे उठाकर उनको फर्दर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और फिर इससे जो भी रेंटल इनकम होती है उनको उन फर्दर लोगों में बांट देता है। तो ऐसे ही है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसे रेज करता है, जैसे कंपनीज हो गई या कोई छोटे इन्वेस्टर्स हो गए या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, वो उस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डालते हैं। फिर वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फर्दर उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे आपके रोड के प्रोजेक्ट्स हो गए, हाईवे के प्रोजेक्ट हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हो गए, पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट हो गए, और फिर उनसे जो भी कमाई होती है, जैसे हाईवे से आपका टोल टैक्स जो कलेक्शन होता है, आपकी पावर सप्लाई से जो भी इनकम होती है, उसको फर्दर डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स में बांट देता है। अब चलिए समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, इनविट में आपका एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर मेनली वो कंपनी होती है या वो पर्सन होता है जिसके पास वो एसेट ऑलरेडी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल L&T ने कोई हाईवे बनाया 100 करोड़ रुपए लगाकर। अब उस हाईवे को बनाने के लिए L&T ने कुछ कर्जा लिया था, कुछ डेट लिया था बैंक से, वो उसको पे करना है और L&T को एक और नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसमें भी उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब L&T के पास इतने पैसे है नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसने इस हाईवे में इन्वेस्ट कर दिया और जो टोल कलेक्शन है वो धीरे धीरे आएगा। तो L&T यानी कि स्पॉन्सर क्या करेगी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाएगी। दोस्तों, अब ये स्पॉन्सर कोई भी LLP कंपनी या कोई भी कोऑपरेट कंपनी हो सकती है, लेकिन उसकी नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये स्पॉन्सर क्या करता है, एक ट्रस्टी अपॉइंट करता है। ट्रस्टी मतलब स्पॉन्सर तो जैसे L&T का तो वो हाईवे है ही, लेकिन वो जो ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट को जो मेंटेन करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करेगा और उसमें देखेगा कि सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं नहीं, टाइमली लोगों को डिविडेंड मिल रहा है या नहीं, अदर लीगल कंप्लायंसेस जो कि सेबी के द्वारा बताए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं, ये सब काम ट्रस्टी का होता है। और ये ट्रस्टी उस L&T कंपनी से कोई अलग कंपनी होगी ताकि इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड ना हो। और ये ट्रस्टी जो कंपनी होती है ये सेबी के द्वारा सर्टिफाइड होती है। तो इसका काम होता है कि ट्रस्ट के अंडर जो हाईवे आएगा उससे जो इनकम होगी, जो पैसा आएगा, उस पैसे का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके इन्वेस्टर्स को और अदर रूल्स फॉलो करे जाएं। उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो कि अलग अलग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है कि कहां उस ट्रस्ट को इन्वेस्ट करना चाहिए और टाइमली ट्रस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है उनकी ड्यू डिलिजेंस करता है और ट्रस्ट को प्रॉफिट बना के देता है। उसके अलावा चौथा जो मेंबर होता है वो होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेशंस को देखता है, जिसमें भी जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है और वो देखता है कि वो काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं। तो इनविट में मेनली ये 4 लोग होते हैं, ये चारों अलग अलग कंपनियां हो सकती हैं। तो अब समझते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का फायदा क्या है। अब होता क्या है कि स्पॉन्सर का जो हाईवे होता है वो उसको ट्रस्ट के अंडर दे देता है और ट्रस्ट जो पैसा रेज करता है वो उसको स्पॉन्सर को देता है। स्पॉन्सर उससे अपना कर्जा उतार सकता है और फर्दर उसको जहां इन्वेस्ट करना होता है वहां इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ये रूल है कि 15% जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल के लिए लॉक इन रहती है स्पॉन्सर की उस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और कोई फ्रॉड ना हो। तो इससे स्पॉन्सर को पैसा मिल जाता है और जिनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
अब जिन इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा डाला होता है उनको उस ट्रस्ट की यूनिट्स मिल जाती हैं और वो फर्दर मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं। तो जब तक वो उन यूनिट्स को होल्ड करते हैं उनको डिविडेंड इनकम होती रहती है और जब अगर कभी उनको पैसे की जरूरत पड़े तो वो उनको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो इससे एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। अब इससे दोनों लोगों का फायदा हो जाता है। स्पॉन्सर को पैसा मिल जाता है अपना डेट कम करने के लिए, फर्दर किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल मिल जाता है। तो ये है बेसिकली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का स्ट्रक्चर। चलिए अब समझते हैं कि रूल रेगुलेशन क्या है इसको हैंडल करने के लिए, सेबी ने क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं इसके लिए। तो दोस्तों ट्रस्ट जो है वो आपका एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर आता है। कोई कंपनी या एलएलपी आप इसे रजिस्टर नहीं करवा सकते। दूसरा, ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए और शेयर मार्केट पे इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। तीसरा, ट्रस्ट के पास जो भी पैसा आएगा उसका 80% पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगेगा जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है और जहां से रेवेन्यू आ रहा है, जैसे जिन रोड से ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन हो रही है या जिन पावर ग्रिड से ऑलरेडी कैश फ्लो आ रहा है। 80% पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और 20% पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। मैक्सिमम 10% पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप लगा सकते हो। इसके अलावा ये ट्रस्ट डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो डेट सिक्योरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज की होनी चाहिए। और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन स्टॉक्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ही होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है ट्रस्ट की। आपको जो रेगुलर इनकम होगी वो कैसे होगी। तो हर 6 महीने में ट्रस्ट के पास जो भी इनकम होगी वो उसको आपको एज ए डिविडेंड बांटनी पड़ेगी। और जो भी सेल परचेज से इनकम होगी, जैसे ट्रस्ट अगर अपना कोई हाईवे वगैरह बेच देता है तो उससे जो इनकम होगी, लेट से 1000 करोड़ का उसने कोई हाईवे बेच दिया तो उसका 90% उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो उसको एज ए डिविडेंड बांटना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये कि आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 14% तक के अच्छे रिटर्न्स दे देता है। दूसरा, ये स्टॉक से कम वोलेटाइल है। स्टॉक जैसे कि वोलेटाइल होते हैं वैसे वोलेटाइल नहीं है, एक स्टेडी इनकम है इसकी। तीसरा, ये प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। और चौथा, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है क्योंकि आपको डेट की तरह एक इनकम होती रहती है रेगुलर, और इक्विटी की तरह इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। और क्योंकि ये शेयर मार्केट में इक्विटी की तरह लिस्टेड भी होता है तो किसी भी टाइम आप इसको सेल करके अपना पैसा फिर से रिकवर कर सकते हो। तो ये आपकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है। अब चलिए देखते हैं इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। तो दोस्तों रिस्क मेनली अंडरलाइंग एसेट पे निर्भर करता है कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों पहला रिस्क तो गवर्नमेंट का रिस्क। गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी देती है, कई बार जो टोल कलेक्शंस होते हैं उनको कम कर देती है या माफ कर देती है, टोल टैक्स को आगे शिफ्ट कर देती है, हटा देती है, पावर पर सब्सिडी देती है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ज्यादा लंबे टाइम तक इसे होल्ड करती है तो इससे इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। दूसरा, पॉलिसीज का रिस्क। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेवीली गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं, तो उससे हमें काफी लॉस हो सकता है। तीसरा होता है आपका इन्फ्लेशन रिस्क। हो सकता है इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही हो लेकिन आपका टोल कलेक्शन जो है वो उतने प्रोपोर्शन में ना बढ़े, या पावर सप्लाई के रेट्स उतने प्रोपोर्शन में ना बढ़े, तो ऐसे में भी हमें लॉस फेस करने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था इनविट। इंडिया में अभी बहुत ही कम ऐसे ट्रस्ट लिस्टेड है, जैसे IRB इनविट या इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, जो कि 2017 में लिस्ट हुए थे। लेकिन मैं पढ़ रहा था आने वाले टाइम में NHI ने भी अपना एक ट्रस्ट लॉन्च करने की सोच रही है, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज भी ऐसा करने की सोच रही है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कौन कौन से ट्रस्ट आते हैं, कैसे हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे ट्रस्ट आते जाएंगे, पावर के, रोड्स के, उनका हम एनालिसिस करते रहेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम आगे ऐसी वीडियोस लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।